प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का दौरा किया। वायनाड में भूस्खलन की वजह से हुई भीषण तबाही में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसका जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड पहुंचे और वायनाड के पुंचीरीमट्टम, मुंडकई और चूरलमाला के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद नुकसान का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री ने बचाव कर्मियों और वहां के अधिकारियों से भी बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी ने पैदल ही पत्थरों और मलबे से भरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक राहत शिविर का भी दौरा किया, जिसमें बड़े पैमाने पर भूस्खलन में विस्थापित हुए कई लोग मौजूद थे। यहाँ प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान वहाँ मौजूद कुछ लोग भावुक हो गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उनके सर पर अपना हाथ रखकर उनका हौसला भी बढ़ाया। एक तरफ पीएम मोदी ने जहां वायनाड का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया, वहीं कांग्रेस ने उनके इस दौरे पर तंज कसा। अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं, मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा। डेढ़ साल से मणिपुर चल रहा है। वायनाड में 30 जुलाई को भूस्खलन के बाद अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया काफी जोश में दिखाई दिए। मनीष सिसोदिया अपने परिवार और पार्टी के नेताओं के साथ राजधानी के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इस दौरान काफी देर तक सिसोदिया मंदिर में बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर भी जल चढ़ाया। बताया गया कि मनीष सिसोदिया ने मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हनुमान दर्शन करने पहुंचे थे और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि हनुमान दर्शन करके वो मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में, यहाँ से अब वो निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा राजघाट यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचेंगे। मंदिर से बाहर आते ही सिसोदिया ने दावा कर दिया कि बजरंगबली के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही हम सबके बीच होंगे। बजरंगबली जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और बजरंगबली जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंगबली जी की बहुत कृपा है। हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद मनीष सिसोदिया सीधे राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत कई नेता भी मौजूद रहे। और राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद मनीष सिसोदिया पार्टी के नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। जहां पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के स्वागत में झूमते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई, लेकिन संविधान की बदौलत वो आज जनता के बीच हैं। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। असली साथी भी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। वहीं बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने पर चुटकी ली। जेल उससे तो बाहर आ गए हैं, पर यहाँ भी उनको 2 दिन हफ्ते में थाने में हाजिरी लगानी है। पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया है और कहीं वो आ जा नहीं सकते हैं, तो ये भी एक जेल है। मनीष सिसोदिया की जेल से बाहर आने पर भले ही सियासत गर्मा गई हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि उनके बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी जोश में हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी भरा एक खत लिखा, जिसमें नितिन गडकरी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वहां पहले से जारी कई प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने ये चिट्ठी तब लिखी जब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान हिंसा और काम रोकने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद गडकरी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को एक चिट्ठी लिखकर पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने से NHAI के अधिकारी और ठेकेदारों को काफी परेशानी हो रही है। पंजाब में पहले ही 103 किलोमीटर लंबी सड़क और 3,263 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए और अगर ऐसे ही चलता रहा तो NHAI की 288 करोड़ की जो 8 परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हें भी कैंसिल कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने पंजाब के PWD मंत्री के साथ हुई बैठक का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि बैठक के बाद भी वहां हालात नहीं सुधरे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आरोपों पर पंजाब सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह ने गडकरी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
बीजेपी के लीडरों ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। इन्होंने हमारे लीडरों को जेलों में बंद कर रखा है, हमारे फंड बंद कर रखे हैं रूरल डेवलपमेंट के। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक दलों के बीच कई सीटों को लेकर दावेदारी तेज हो गई, जिनमें एक सीट प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी है। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। जहां कांग्रेस ने इसे नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट बताया, वहीं खबर है कि समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन में जुट गई। प्रदेश कांग्रेस महासचिव मुकुंद तिवारी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार फूलपुर से उपचुनाव में उतरेगा। फूलपुर तो पंडित नेहरू जी की सीट है, यह कांग्रेस की सीट रही है, तो हमारा मानना है कि फूलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी भी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में कहीं न कहीं वो मैदान में उतरेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इसका फायदा भी दोनों पार्टियों को हुआ था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई। फूलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने का दावा किया तो समाजवादी पार्टी भी इस सीट को लेकर मंथन में जुट गई। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपराधियों के खिलाफ जिस तरह एक्शन लिया जा रहा है, उससे अपराधियों में खौफ का माहौल है और इसकी बानगी यूपी के हरदोई में देखने को मिली, जहां पुलिस की सख्ती की वजह से 71 हिस्ट्री शीटर थाने पहुंचे और थानाध्यक्ष के सामने अपराध न करने की शपथ ली। ये पूरा मामला अतरौली थाने का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें थाने में 71 लोग हाथों में तख्तियां लेकर खड़े दिखाई दिए। ये सभी लोग कोई फरियादी या आम नागरिक नहीं, बल्कि हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, जिन पर कई आपराधिक मामले केस दर्ज हैं। अतरौली थाना प्रभारी ने इन सभी हिस्ट्री शीटर को थाने बुलाया तो सभी हिस्ट्री शीटर हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे और अपराध न करने की शपथ ली। चोरी चकारी कर रहे हो? देख लेना। नहीं बाबूजी, कभी देख लेना। हाँ चलो। थाना अतरौली क्षेत्र के 71 हिस्ट्री शीटरों को थाने पर बुलाया गया एवं प्रभारी निरीक्षक अतरौली द्वारा उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए हिदायत दी गई एवं प्रत्येक महीने की निश्चित तारीख में थाने पर हाजिर लगाने को निर्देशित किया गया। थाने पहुंचे इन अपराधियों ने पुलिस को भरोसा दिया कि वो कोई अपराध नहीं करेंगे और अपराध होने की जानकारी मिलने पर सबसे पहले पुलिस को सूचना देंगे, जिसके बाद पुलिस ने भी सभी हिस्ट्री शीटर को भरोसा दिलाया कि अगर उनकी गतिविधियों में सुधार हुआ तो उनकी हिस्ट्री शीट बंद कर निगरानी कराना बंद कर दिया जाएगा। कोलकाता के एक अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर से हैवानियत के बाद हत्या से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई। लेडी डॉक्टर की हत्या की वारदात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई, जहां नाइट ड्यूटी कर रही एक लेडी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला। मृतक लेडी डॉक्टर के शरीर के कई हिस्सों में आंख, मुंह, गर्दन और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान मिले हैं। लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद अस्पताल प्रबंधन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। वहीं मृतक लेडी डॉक्टर के परिजनों ने सरकार और पुलिस से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमको बस जस्टिस चाहिए, पूरा देश कोई भी करे, हमको मेरा लड़की के लिए लड़ रहा है, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं लड़ने का, यही यार क्या बोल। लेडी डॉक्टर की हत्या की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। पुलिस ने रेप और हत्या का केस दर्ज कर संजय रॉय नाम के एक युवक को गिरफ्तार भी किया है और मृतक लेडी डॉक्टर के परिजनों को पारदर्शिता से जांच का भरोसा दिया है। We are following a very transparent process of investigation. If there is any demand from the family that they want the investigation to be carried out by some other agency, from our side there is absolutely no problem. सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉक्टर की हत्या का आरोपी वारदात की रात 2 से 3 बजे के बीच अस्पताल की सीसीटीवी में तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में घूमता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अस्पताल में अलग अलग समय पर मरीजों को भर्ती करवाने आता था। वहीं कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने पूरे मामले पर ममता सरकार पर हमला बोला, तो वहीं मृतक लेडी डॉक्टर ने साथी डॉक्टर भी आक्रोश में दिखाई दिए। लेडी डॉक्टर की हत्या के विरोध में मेडिकल छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने सभी गुनहगारों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया और गुनहगारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की। मेडिकल छात्रों ने इंसाफ की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। वहीं पूरे मामले पर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी और 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस वारदात पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल आज सरकारी आतंक का खौफनाक प्रदेश बन गया।
ये चिंताजनक है कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री है वहां महिला सुरक्षित नहीं है। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉक्टर की हत्या गुरुवार सुबह 3 बजे के बाद हुई। जिस वक्त लेडी डॉक्टर की हत्या हुई उस वक्त वो गहरी नींद में थी और नींद में ही लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। सोते वक्त लेडी डॉक्टर ने लाल कंबल ओढ़ा था, लेकिन जब शव बरामद हुआ तो वो लाल कंबल गायब था। बताया जा रहा है कि मृतक लेडी डॉक्टर के साथ 4 और जूनियर डॉक्टर्स ने खाना खाया और ओलंपिक मैच देखा था। पुलिस को जहां से लेडी डॉक्टर का शव मिला वहीं से ईयरफोन का टुकड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस आरोपी संजय रॉय को पकड़ा है वो नशे में था और लिफ्ट के बाहर सीसीटीवी कैमरे में आरोपी संजय रॉय घूमता हुआ दिखाई दिया था। आरोपी संजय ने पुलिस पूछताछ के दौरान लेडी डॉक्टर की हत्या की बात कबूल कर ली है। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। बेखौफ साइबर अपराधी आजकल नेताओं और मंत्रियों को भी निशाना बनाने से चूक नहीं रहे। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां साइबर ठगों ने बुलंदशहर सदर से बीजेपी विधायक को अपना शिकार बनाया और विधायक प्रदीप चौधरी से 2.5 लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए। प्रदीप चौधरी के मुताबिक 5 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और उनके क्रेडिट कार्ड के बारे में कई जानकारियां ली। इसके बाद उनके खाते से बिना ओटीपी आए 3 बार में करीब 2,65,000 रुपए किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए। धोखाधड़ी का पता चलते ही उन्होंने तुरंत बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही विधायक प्रदीप चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए साइबर क्राइम एक्सपर्ट की टीम को जांच में लगा दिया गया। Zee News।